जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। कैसे हो और कैसे चल रही है सबकी तैयारी। आज की जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत आपने थंबनेल में देखा होगा भारत का संविधान। बिल्कुल सही, एकदम भारत के संविधान पर चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सेंटर का एग्जाम दे लो चाहे स्टेट का दे लो, भारत का संविधान तो आपके आएगा। एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जितने भी एग्जाम है उनके संदर्भ में बड़ा शानदार यदि कोई टॉपिक है तो वो है हमारा भारत का संविधान। आज हम बखूबी से तरीके से चर्चा करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, उसके बाद मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, हमारा ये 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा चर्चा यात्रा। बिल्कुल सही बात है। हम ट्रेवल करेंगे भारत के संविधान की तरफ। हमें क्यों जरूरत पड़ी थी? पापा जी हमें घर पर थप्पड़ लगाते हैं, किस कारण लगाते हैं? कोई ना कोई तो रीजन है। ऐसे तो मम्मी लगाने नहीं देगी, क्योंकि मम्मी के तो राजा बेटे, ठीक है ना, और पापा जी जिसे डरते हैं वो मम्मी है। तो ऐसे तो पापा थप्पड़ लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारी मम्मी के बिना बगैर अनुमति के। तो उसी प्रकार से भाई हमने संविधान सभा का निर्माण किया था। किस प्रकार से किया था? बड़े शानदार तरीके से। आराम से आप एक एक फैक्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और बुक्स बहुत है आपके पास पढ़ने के लिए। मैं कहता हूं कि आप संवैधानिक यात्रा पढ़ोगे तो कम से कम आपको 20 से 30 क्लासें मिल जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम किस प्रकार से बातें आती है। देखो, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे 1757 से लेकर के 1857, यानी 100 वर्षों का इतिहास। 100 वर्षों का इतिहास। 100 वर्षों का इतिहास पढ़ने का कतई ये मतलब नहीं है कि हम राजा महाराजा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे राजा महाराजा। हम 100 वर्ष कंपनी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। सब दोनों क्यों पढ़ेंगे भाई? हम संविधान की तरफ बात कर रहे हैं ना, तो संविधान पढ़ने से पहले हमें बस इतना फॉर्मूला पढ़ना है ताकि हम संविधान सभा तक पहुंच जाए, और संविधान सभा तक पहुंचने के बाद हम आराम से अपने संविधान में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद संविधान के प्रमुख ढांचे, प्रमुख बैठकें, प्रमुख अध्यक्ष, जितनी भी समितियां हैं, परामर्श समिति हो गई, आपके जो भी समितियां थी उन पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन पहले भूल जाओ कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, पहले याद जाओ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी। 1947 के बाद तो हमें सीधी संविधान सभा पढ़नी है, ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम क्यों पढ़ना है सर? क्यों पढ़ना है? क्योंकि भारत का यदि मिनी संविधान बोला जाता है तो किसको बोला जाता है? 1935 भारत शासन अधिनियम को। भारत के संविधान में यदि सबसे ज्यादा कहीं से फैक्ट लिए गए 1935 भारत शासन ने लिए गए, तो इसलिए 1935 का हमें पढ़ना जरूरी है। एक नए भारत की खोज हमने कैसे की थी, चलो चर्चा करते। देखो, सबसे पहले संवैधानिक यात्रा पर बात करें। देखो, भारत के अंदर एक कंपनी का अधिकार था जिसका नाम आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। इसको बहुत नामों से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी कंपनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी कंपनी भी कहा जाता है। कहीं बहुत जगह आपने नाम सुना होगा, इसको गोरा कंपनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरा कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। और यदि बात करते हैं तो इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी को कहा जाता है। शायद आपको पता होना चाहिए भाई, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले थी हमारी फ्रेंच कंपनी PDEF, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेंच थी। बहुत सारी कंपनी आई थी, पुर्तगाल भी आई थी, डच भी आई थी, ठीक है ना। PD पुर्तगाल, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच की कंपनी भी आई थी, ठीक है ना। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा यदि भारत पर किसी ने प्रभुत्व जमाया था राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से, तो वो कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अक्सर आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सर हमने पढ़ा है कि 1600 के आसपास है वो एक कंपनी आई थी भारत के अंदर जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको गोरा कंपनी कहा जाता है, अंग्रेजी कंपनी भी कहा जाता है, और कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? देखो, लगभग 1600 के अंदर ये कंपनी आई थी। कब आई थी? लगभग 1600 ईस्वी के अंदर।
और शायद पढ़ा होगा तो इस कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया था सूरत से। कहाँ से स्टार्ट किया था? सूरत से। बड़े शानदार तरीके से इन्होंने अपने सूरत के अंदर फैक्ट्रियां स्थापित कर दी थी। धीरे 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 ये बढ़ने लगी थी। लेकिन केवल उस समय एक कंपनी नहीं थी ये, इसके साथ एक कंपनी और थी BEIC के साथ। BEIC के साथ यदि कोई लड़ने वाली कंपनी थी तो वो थी फ्रेंच कंपनी। कौन सी थी? फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच की कंपनी ने इसके साथ संघर्ष किया था, BEIC के साथ। सर संघर्ष करके कोई युद्ध किया था? युद्ध नहीं किया था। दोनों मार्केट के अंदर कंपटीशन करने लगे थे। कंपटीशन किसका सर? कंपटीशन करने लगे थे व्यापार का। ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने केवल और केवल कंपटीशन किया था व्यापार का। किसका किया था? बिजनेस को लेकर के इन्होंने कंपटीशन किया था, बिजनेस को। मतलब कौन ज्यादा बिजनेस करेगी। धीरे 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 करते 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 ये कंपनी थोड़ा थोड़ा इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। फ्रेंच वालों के साथ इनका संघर्ष स्टार्ट हो गया था, भारत वालों के साथ नहीं था। लगभग ये कंपनी 1750 के आसपास, कब? 1750 के आसपास इस कंपनी ने एक धीरे 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 इस कंपनी ने एक अपना अलग रूप ले लिया था। इसने कहा था जहां तक हो सकता है भारत के राजाओं को अपनी तरफ कर लो। यदि भारत के राजा अपनी तरफ हो जाएंगे तो उस जगह हम शासन स्टार्ट कर देंगे। समझने की कोशिश करो, आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कहानियों को। मतलब धीरे धीरे हम राजा को अपनी तरफ करेंगे। यदि राजाओं को अपनी तरफ कर लिया ना तो इंडिया हमारा है, इस टूर्नामेंट के अंदर हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन इनको मात देने वाली कंपनी कौन सी थी? फ्रेंच वाली थी। फ्रेंच वालों ने कहा नहीं बेटा रुको, धीरे धीरे चलो, हम आपके आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे। अब BEIC बहुत प्रॉब्लम में फंस गई थी। 1750 के आसपास धीरे 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 करते इन्होंने एक पाबंदी चला दी थी। फ्रेंच वालों को कहा था कि हम एक क्या करेंगे, एक व्यावहारिक युद्ध लड़ेंगे, और उसका नाम रख दिया था बाड़ाबंदी। कौन सा? बाड़ाबंदी। अब बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा सर बाड़ाबंदी किसे कहा जाता है। कोई राजस्थान से है तो मैं आपको बता दूं, बाड़ाबंदी तारबंदी को कहा जाता है। कैसे भाई? आपका खेत है, आपने खेत की चारों में पोल रोप लिए या फिर दीवार बना ली, या मारवाड़ी खेत तो आपने चारों तरफ उसके बाड़ बना ली, वो खेत आपका हो जाएगा। और इस कंपनी ने भी स्टार्ट कर दिया था, दोनों कंपनियों ने। इन्होंने कहा कि हम बाड़ाबंदी स्टार्ट करते हैं। बाड़ाबंदी मतलब जैसे अब मान लो एक तरफ ब्रिटिश कंपनी, एक तरफ फ्रेंच की कंपनी, दोनों पहुंच गई राजस्थान। कहां पहुंच गई? राजस्थान। राजस्थान की मान लो कोई एक रियासत है। भाई राजस्थान तो पूरा राज्य हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पर्टिकुलर इसी के उदाहरण दे देता हूं आपको। देखो जैसे मान लो ये कंपनी पहुंच गई अवध। कहां पहुंच गई? अवध। अब ये अवध का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? अवध का क्षेत्र है। इतना सारा अवध है। सपोज डेट कि अवध पर सबसे पहले भी पहुंच गई, और ब्रिटिश कंपनी ने अवध की चारों तरफ अपने सैनिक लगा दिए। इसका मतलब अब इस क्षेत्र के अंदर फ्रेंच वाले नहीं आ सकते। कौन नहीं आ सकते? फ्रेंच कंपनी वाले नहीं आ सकते। ऐसे ऐसे करके दोनों के बीच में संघर्ष स्टार्ट होने लगा था, जिसको हम कहते हैं बाड़ाबंदी। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में जो एक युद्ध चला था बाड़ाबंदी, उसके संदर्भ में व्याख्या दीजिए। 15-20 शब्दों में पूछा गया क्वेश्चन था। IAS में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज की खेल है IAS RS। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सर बाड़ाबंदी क्या होती है। वैसे मुझे पता है लगभग विद्यार्थियों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तक तो हमने नोटबंदी देखी है, अब अभी तक हमने देशबंदी देख ली है, बाड़ाबंदी क्या होती है? तो देख लो, हमारे पूर्वजों ने बाड़ाबंदी तक देख रखी है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप अपनी बंदी को भी देख लोगे। और जब तक नहीं पढ़ोगे तो पड़ोसी की बंदी को देखते रहना, अपने दोस्त की बंदी को देखते रहना, आप अपनी बंदी को कतई नहीं देख सकोगे। इसलिए अपनी बंदी को जीवन में देखने के लिए कृपया करके ये बाड़ाबंदी पढ़ लेना। फिर चर्चा करते देखो आगे। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे बात करते थे फिर कुछ सन 1757 के अंतर्गत ये पहुंच गए थे बंगाल। कहां पहुंच गए थे? बंगाल। ठीक है। और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था अधिकार। नहीं,
अधिकार हो गए थे, ये बात एकदम राइट है। हुआ क्या था, बंगाल पर सबसे पहले घेरा डाला था किसने? सबसे पहले घेरा डाला था फ्रेंच वालों ने। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि यदि मान लो फ्रेंच वालों ने यहां पर अधिकार कर लिया ना, तो बेटा जी मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बंगाल एक उभरती सिटी थी, कच्चे माल की व्यवस्था, पानी समुद्री मार्ग है, कपास की व्यवस्था, कपास कच्चे माल के अंतर्गत आते। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि बेटा यदि फ्रेंच वालों का अधिकार हो गया तो फिर भुआ जी ना ससुराल की ना पियर की, जहां तक हो सकता है हमें इस पर अधिकार करना चाहिए। अंग्रेजी आ गए थे और कंपनी ने बंदूकें ताड़ दी, रिवॉल्वर कनपट्टी पे, फ्रेंच वाले भाग गए थे। अब मात्र और मात्र इंडिया के अंदर एक ही कंपनी बची थी, वो कौन सी बची थी? बीआईसी। अब बीआईसी बाड़ाबंदी करने लगी थी, उसमें बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने देखा कि भाई साहब ये तो गड़बड़ हो रहा है। सिराजुद्दौला ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। मारवाड़ी में कहावत आती है कि मारी मिनी मनी म्याऊं, मेरा ही अवध क्षेत्र बंगाल मेरा ही है, और मुझे बोल रहे कि ना यार ऐसा नहीं हो सकता। उस समय ये कंपनी के, देखो यदि आपको पूछे थे उसमें कंपनी के जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। कालिया थे, कालिया, याद कर लेना। लॉर्ड क्लाइव ऐसे नहीं रहे, कालिया, क्योंकि ऐसे काम काले वाले मुस्टडी करते हैं ना, बुरा काम। फिल्मों के अंदर गुंडे कौन रहते हैं जो सबसे ज्यादा काले होते हैं? वो एक फिल्म है ना, कौन सी है? बाहुबली। बाहुबली के अंदर देख लेना, यांग यूंग पिंग वाले कौन से काले? तो लॉर्ड क्लाइव आया था। लॉर्ड क्लाइव ने मैसेज किया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को और कहा सिराजुद्दौला जी आज के बाद बंगाल हमारा। सिराजुद्दौला ने कहा काइंड इंफॉर्मेशन, बंगाल आपके बाप ने मुझे दहेज में नहीं दिया था, और ना मैं आपके रिश्ते में जीजो जी लगता हूं कि आप मेरे से वापिस ले लोगे। तो लॉर्ड क्लाइव ने कहा ऐसे मानो तो मान लो, वरना युद्ध होगा। तो लॉर्ड क्लाइव ने कहा युद्ध में कर लेंगे, लेकिन फिर दोनों के बीच में समझौता होगा। अभी समझौते के थे, देखो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम आता है मीर जफर। क्या नाम आता है? मीर जफर। मीर जफर की नापाक नजरें पड़ चुकी थी क्लाइव। अब क्लाइव मीटिंग कर रही थी, मीर जफर सिराजुद्दौला के पास ही खड़ा था। क्लाइव बात कर रहा था किससे? सिराजुद्दौला से, लेकिन उसकी नजरें किसके साथ मिली हुई थी? मीर जफर के साथ। और क्लाइव ने कहा कि मीर जफर तू आ ना आ, लेकिन तेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, सेनापति आ जाएगा। मीर जफर बाहर निकला। बाहर निकलते सॉरी लॉर्ड क्लाइव बाहर निकला। लॉर्ड क्लाइव बाहर निकलते मीर जफर को इन्होंने मैसेज किया आओ कभी हवेली पे। तो मीर जफर ने कहा कभी क्यों, मैं तो आज ही आ जाता हूँ। लॉर्ड क्लाइव ने बड़ी शानदार तरीके से महफिल सजाई, अंगूर खाने वाली, अंगूर खिलाने वाली, बढ़िया शानदार सूटकेस में पैसे रखती है, और जाते ही बोला क्या करना चाहता है। तो मीर जफर ने कहा कि यार जिंदगी भर गुलामी करने से अच्छा है कि मैं भी बादशाह बनूं। उनका चलो ठीक है हम बादशाह बना देंगे आपको। तो कहा बादशाह बनाने के लिए, बादशाह बनने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है, अपने राजा के साथ गद्दारी करनी है। मीर जफर ने कहा दैट इज माय बाएं हाथ का खेल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी कर लूंगा गद्दारी। ऐसे मत कर दो, क्यों ये युद्ध करेगा, इसको लेकर का तू पलासी के मैदान में। तो मीर जफर ने कहा बिल्कुल लेकर के जी। लेकिन मीर जफर को बोला कि देख भाई बात सीधी सी है, युद्ध के अंदर जब तू आता है ना तब तक तो तू तेरे को ऐसे प्रतीत होना चाहिए कि भाई हाँ सिराजुद्दौला को अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मीर जफर मेरा ही है। वहां तू गेम पलट देना, जज्बात पलट देना अचानक। मीर जफर ने कहा बिल्कुल। अब देखो क्या बात, थोड़ा सा युद्ध को समझो, ऐतिहासिक युद्ध है, याद रहेगा अपने बच्चों को बताने के लिए। अब सन 1757 के अंदर इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर सिराजुद्दौला, इधर कौन आ जाएगा? सिराजुद्दौला, दोनों आमने सामने। जिस जगह पर एकत्रित हुए थे इस जगह को कहा जाता है प्लासी, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध को इतिहास के अंदर प्लासी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लासी का युद्ध कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखना ना, प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था, कहां पर हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है प्लासी का युद्ध।
जितना आपकी उम्र नहीं हो चुकी ना उतनी बार तो प्लासी का युद्ध पूछ लिया गया। अब देखो इस मीर जफर की एक सुपुत्र था जिसका नाम आता है मीर मीरन। मीर मीरन जफर साहब ने अपने पुत्र को समझा दिया था कि भाई देख जैसे मैं युद्ध करने जाऊं ठीक है ना, मैं मारूंगा अपनी सेना को, तू एक काम करना कैसे भी करके नवाब साहब को उठा लेना, राजा साहब को उठा लेना। मीर मीर ने कहा जी पिताजी। अब मीर मीर नहीं बेचारा सोच रहा था कि पापा जी जब नवाब बन जाएंगे तो मैं भी फॉर्चूनर लेके फिरूंगा, पार्टी करूंगा, क्लब में जाऊंगा, एटीट्यूड के साथ रहूंगा, ऐसे 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 करके रहूंगा, बड़े ख्वाब देख रहा था। दोनों आगे मैदान के अंदर। अब जैसे ही मैदान में आए मीर मीर ने अपनी चाल चली और सिराजुद्दौला को कर लिया किडनैप, और किडनैप करके जंगल में ले गया। अब इस बात का पता चला लॉर्ड ग्लेव को, और लॉर्ड ग्लेव ने तुरंत जफर को पूछा कि जफर वेयर आर माई ऑफर, मेरा ऑफर कहाँ है, मेरा दुश्मन कहाँ है। मीर जफर ने कहा रुक जाओ, मैं कैसे विश्वास करूं, आप तो अनजान आदमी हो, पहले बंगाल मेरे एग्रीमेंट के अंदर करो, मुझे नवाब घोषित करो, उसके बाद ही मैं जाने दूंगा। तब लॉर्ड क्लाइव ने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के डॉक्यूमेंट के अंदर नवाब किसको घोषित कर दिया था, ये। तो इस युद्ध के बाद यानी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नया नवाब किसको बनाया गया था, तो बंगाल का नया नवाब, ये ध्यान में रखना ना, बंगाल का नया नवाब बना था जफर। कौन बना था, जफर। प्लासी के युद्ध के बाद मिलान चिन्ह के संदर्भ में पूछा जाता है। अब प्लासी का नया बन गया था ये। फिर एक दिन लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि यार जो अपने राजा महाराजा के साथ धोखा कर सकता है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कर सकता है। तो लॉर्ड क्लाइव ने कहा क्यों ना बगावत के बीच बोए जाए, उससे पहले ही कच्ची फसल को उखाड़ फेंकने में फायदा है। और लॉर्ड क्लाइव ने एक दिन बुलाया और बुला करके कहा कि देख भाई साहब बात है ऐसी, अब मुझे विश्वास नहीं है आप पर, तो चलो ठीक है भाई विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन करना क्या है। उसने एक ही बात की थी कि तुझे जाना है यहाँ से, बगा जोड़ना है। उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए कि साहब अब मैं अपनी बीवी को कैसे लाली लिपस्टिक दिलाऊंगा, खर्चे देखो आपकी भाभी जी के खर्चे हो गए, घर में बेटी बेटी भैंस की हो गई है, अब इतने खर्चे मैं कहाँ से उठाऊंगा। तो उसने कहा देख तेरे को क्या चाहिए। उसने कहा सर हमें तो कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, सवाब चाहिए, शबाब चाहिए। यही क्लाइव चाहता था, मैं किसी भी प्रकार से इसके साथ संधि करके इसको बाहर भेज दूं। अब क्या हुआ, मीर जफर के साथ संधि करके इसको नवाब के पद से हटा दिया गया था। नवाब नहीं सॉरी दीवान, नवाब तो वो थे दीवान का पद जारी कर दिया गया था। दीवान क्या होता है, जो टैक्स वगैरह ला करके किसी के नीचे जैसे सेल्समैन है ना, उसी प्रकार से दीवान हुआ करता था। तो दीवान नवाब का पद तो खत्म ही हो गया प्लासी के युद्ध के बाद, अब नया पद उजागर हो गया था दीवान। ये पूछा गया था एक बार आईएएस के एग्जाम में कि प्लासी के युद्ध के बाद कौन सा पद जोड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वो था आपके दीवान। अब दीवान साहब को जफर को हटा दिया, जफर को शराब और शबाब, बिल्कुल आप ऑथेंटिक गाइड पढ़ना लिखा हुआ है। शराब का मतलब तो ये, शबाब जो आप जानते हो थिएटरों में जाते हो ना, ठीक है ना, कि आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। अब आंटी पुलिस क्यों बुलाएगी, आप कुछ ऐसा वैसा करोगे तभी तो आंटी पुलिस बुलाएगी, उसी को कहा जाता है शबाब। ज्यादा शबाब जानना हो तो आप गोवा चले जाना। उसके बाद भी यदि आपका बजट कम हो थाईलैंड चला जाना, थाईलैंड के अंदर आपको शराब शबाब, जो पुरुष को एक मतलब पुरुष को जो चीजें चाहिए ना इंडिया के अंदर गोवा में मिलेगी, और वैसे देखना जो आप थाईलैंड में मिल जाएगी। कभी हमारे बुजुर्ग गए थे थाईलैंड के अंदर, अब थाईलैंड के अंदर पता है आपको वो वृक्ष शानदार तरीके से बहते हुए झरने, झीना पानी जिसके अंदर आपका पूरा फेस दिख जाए। तो किसी बुजुर्ग ने कहा था कि जन्नत है तो ऊपर है, क्योंकि थाईलैंड पहाड़ी इलाकों में ना, तो आप जन्नत में चले जाना। जफर को दे दिया था, जफर को शराब और शबाब प्लस के अंदर 12,000 रुपये पर मंथ की पगार के अंदर बोला कि तू मजे करना तेरी घरवाली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, चला जा यहाँ से छोड़ करके, तेरे को टाइम से टाइम पगार मिल जाएगी, अकाउंट में आ जाएगा, पैसे कर डालेगा। चला गया था मीर जफर। अब अंग्रेजों के पास एक और बचे थे, मीर जफर के बाद मीर कासिम। मीर जफर के बाद अगला नया दीवान किसे घोषित किया गया था, अगला नया दीवान कासिम। सर कतार याद करना पड़ेगा, एक याद कर लियो बस, कासिम का मीर कासिम मेरी तरह स्वामी भगत था। अब अंग्रेज क्या करते थे देखो सर, फिर भी अपने अंग्रेजों का बहिष्कार क्यों किया था। अब मुझे एक बात बताओ, अंग्रेज कहां धंधा कर रहे हैं, भारत में, ठीक है भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कहां कर रही है, भारत में कर रही है। तो बीईआईसी को टैक्स किसको देना चाहिए, भारत को देना चाहिए ना, इसने गेम पलट दिया।
बीआईसी ने कहा नो, टैक्स देगा भारत में, हमसे ही व्यापार करना और हमसे ही टैक्स लेना। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास था, वो था सबसे बड़ा कपास, डोडे भी थे। मैं राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, डोडे फेमस चित्तौड़गढ़ के केस में थे, चित्तौड़ के बहुत डोडे फेमस थे, पहले बंगाल के थे, फिर धीरे 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 करता चित्तौड़ के हो गए थे। हमने चीन के साथ बेचे थे, देख लो उस समय डोडे, उस समय डोडे हमने चीन के साथ बेचे थे, राजस्थान वालों ने चित्तौड़गढ़ के, तो भयंकर डोडे थे। बंगाल के तो डोडे ऐसे थे कि जैसे मान 3-4 फाकी खा लेना फिर भी नशा ना है, और चित्तौड़ के ऐसे थे कि एक लप पर भी खा लो ना छोटा सा, तो बंगाल के 1 किलो और यहाँ के हमारे 100 ग्राम बराबर थे, इतने भयंकर थे। उसके युद्ध भी हुआ था कपास को, इसको डोडू को लेकर के, बढ़ाएंगे कभी राजस्थान हिस्ट्री में, आओ कभी हमारी क्लास में, फिर पता चलेगा आपको। कपास था। अब कैसे सर, जैसे मान लो अंग्रेजी कंपनी हमसे कपास ले रही है 100 रुपए किलो, ठीक है, तो जीएसटी किस पर लगनी चाहिए? कंपनी पर लगनी चाहिए। कंपनी देगी, जैसे मान लो हमने कह दिया भाई 9%, 10% टैक्स लगेगा, मान लो 20% टैक्स लगेगा, तो कंपनी को टैक्स मिला करके यदि वो अवध बंगाल से खरीद रही है, किससे खरीद रही है? बंगाल से, तो बंगाल वालों को 120 रुपए देने पड़ेंगे। कंपनी ने कहा नो, तो क्यों मैं थानू 100 रुपये में खरीदा ना, तो टैक्स दो माने 20%। इसका मतलब जो रेट आप 100 रुपये से बेच रहे हो ना, वो उसकी रेट आपको 80 रुपये मिलेगी। टोटल 20 रुपये किसके खाते में जाएगी? 20 रुपये कंपनी के खाते में जाएगी। कंपनी आपसे खरीद रही है, बाप बेटा बाप से कर्ज ले रहा है, मतलब एक कहावत है ना कि बेटा बाप की कमाई खा रहा है, वही बात इनकी कंपनी की हो गई थी। अब नया नवाब घोषित कर दिया गया था कासिम को। किसको किया गया था? कासिम को। कासिम ने दूसरे दिन ये लेटर निकाला और कहा काइंड इंफॉर्मेशन, अब कंपनी देगी हमें 9% टैक्स। कितने परसेंट? 9%। और इस बात का पता चल गया था लॉर्ड क्लाइव को। क्लाइव ने कहा यार ये तो बात गड़बड़ होगी, मतलब जिसको हमने रखा है वो हम पर ही मारी मिनी मिनी में हो। क्लाइव ने कहा ऐसी तो बात नहीं चलेगी। अब क्लाइव कासिम तक पहुंचे, इससे पहले कासिम ने अपने बोरी बिस्तर टांग ली और ये चला गया था बंगाल छोड़ करके, बंगाल की बाहरी सीमा अवध के टाइम, क्योंकि कासिम को पता था बगावत के 20 महीने बोझ दिए, अब ये गंडमरे आएंगे और आकर के मारेंगे, मारने से अच्छा हम पहले निकल जाए। अब ये चला गया था बंगाल और अवध की सीमा के अंदर, और फिर यहां पर इन्होंने एक रणनीति बनाई थी। कौन सी बनाई थी? अब कासिम के दिमाग में एक ही चीज है कि इन गोरों को निकालना है। अब एक तरफ बंगाल, एक तरफ अवध, और एक तरफ हमारी दिल्ली। कौन आ गई? दिल्ली। अब देखो यहां के आपको रटने पड़ेंगे। बंगाल का तो दीवान था, बंगाल का कौन था? दीवान, और दीवान का नाम आता है कासिम। अवध का अभी तक नवाब था, यानी राजा थे। पहले बंगाल के जो राजा थे ना, उसका नाम आता है सिराजुद्दौला, इनका नाम था सिजाउद्दौला। क्या नाम था? सिजाउद्दौला। और यहां के आलम शाही सेकिम, यहां के कौन से होते हैं भाई? सम्राट नहीं, दिल्ली वाले सम्राट थोड़ी हुआ करते थे, दिल्ली वाले शाहजहां वगैरह हुआ करते थे, शाहजहां भी नहीं होते, दिल्ली वाले राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा पकड़ लो चाहिए, राजा, ठीक है। कौन थे? आलम शाही सेकिम, शाह आलम सेकिम, शाह आलम सेकंड। कौन थे? शाह आलम सेकंड, आलम शाही नहीं, शाह आलम है, ठीक है। अब ये तीनों मिल गए थे एक दूसरे से। इधर कंपनी किसके साथ युद्ध लड़ेगी? बीआईसी के साथ। नहीं, कैसे भी करके बीआईसी को हराना। दीवान साहब मिल गए अवध के नवाब से, और पूरी राम स्टोरी समझे कि थारा बाप आ रही है, जल्दी जल्दी आप बिन बाहर काट दिया तो ठीक है, लेकिन आग लो टारगेट अवध ही है। क्योंकि अवध जिसके लिए फेमस था वो था, अवध के अंदर एक कच्चा माल हुआ करता था, उस कच्चे माल के लिए अवध फेमस था। आजकल तो वो विलुप्त हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि दिल्ली पर कंपनी का अधिकार हो गया तो पूरा भारतीय कंपनी का है। अवध बिहार बंगाल पहला टारगेट था, अवध बिहार बंगाल। वाई? क्योंकि देखो अवध बिहार बंगाल एक तो सबसे ज्यादा कच्चा माल, और एक अवध बिहार बंगाल की जो सीमा लगती है वो किसे लगती है? समुद्र से। किसे लगती है? समुद्र से। यातायात का साधन, सबसे ज्यादा टैक्स इसी क्षेत्र में आता था। तो कंपनी ने कहा भाई कमाई पकड़ लो। अब गुरुजी आप बोलोगे सर राजस्थान के अंदर नहीं इतना आया करते थे अंग्रेज। हमारे बुढ़े बुजुर्गों को पूछना कभी अंग्रेजों को देखा है क्या? नहीं देखे। क्या नाम है राजस्थान के? रेतीला दोहरा के मान बाजरू लेने, बाजरू तो मान सत्तो ही नहीं हो, बाजरे की रोटी तो वो खा ही नहीं सकते थे, इतनी ज्यादा गर्मी होती थी बाजरे से।
तो राजस्थान के अंदर अंग्रेज लगभग नहीं आया करते थे। हाँ, 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज जरूर पहुंचे थे। 1857 की क्रांति में चर्चा करेंगे। तो देखो, कासिम, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और आलम शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने प्लान बनाया BEIC के समक्ष, और ये बात लीक हो चुकी थी। और बात आती है सन 1764 की। इसके बाद आती है सन 1764। सन 1764 के अंदर ये तीनों पहुंच चुके थे बक्सर के मैदान में। कौन से मैदान में? बक्सर के मैदान में, बक्सर का मैदान। और बक्सर के मैदान के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों को इतना धोआ था, पकड़ पकड़ करके, याद रखेंगे। बक्सर के मैदान में कासिम की मृत्यु हो चुकी थी, बाकी बचे थे दो, और दोनों ने माफी मांगी कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई, गलती हो गई तो हो गई, क्षतिपूर्ति कौन देगा? युद्ध किए हैं, हमारी पेमेंट देखो, कितने सेनाओं का खर्चा लगा है। तो फिर क्या कहा? ठीक है। अब इसके बाद सन 1765 के अंदर इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। संधि किन के बीच में? ये भी ध्यान में रखो, संधि किन के बीच में? अब देखो, बंगाल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका हो चुका था? BEIC का। अब दो क्षेत्र बचे थे, कौन से? एक तो अवध और एक दिल्ली। भाई बंगाल दीवान खत्म हो गए, कासिम जी खत्म होने के बाद इस पर पर्टिकुलर रूप से किसका अधिकार हो गया था? कंपनी। ये एरिया तो कंपनी के अंडर में चला गया था। अब दो बचे थे, एक तो अवध बचा था, एक दिल्ली बचा था। अवध और दिल्ली वालों को कहा कि अब मीटिंग के अंदर आ जाना, और दोनों आ गए थे मीटिंग में। और इस मीटिंग को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि। देखो, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको इंडिया हिस्ट्री में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली मैं आपको संविधान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सन 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि दो टुकड़े में हुई थी। कितने भागों में? दो भागों में। ये दो भाग पूछे जाते हैं। कैसे हुई थी? देखो, फर्स्ट संधि तो हुई थी किसके बीच में? BEIC, ठीक है। कौन थे? क्लाइव। और प्लस के अंदर किन के बीच में हुई थी? अवध के बीच में। एक बात तो ये ध्यान रखना, अवध के कौन थे? सिराजुद्दौला। 2 नंबर BEIC, और प्लस में दिल्ली के बीच में। मैं लिख देता हूं, वापिस आपको याद रह जाएगा। आ जावे माही तेनु रसता उडीक दिया। कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला है। और यहां शाह आलम सेकंड। कंपनी की तरफ से भाग लेने वाले कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। अब देखो, यहाँ कंपनी ने अपना गेम चलाना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ कंपनी ने अपना सिस्टम बदलना स्टार्ट कर दिया था। कंपनी ने क्या कहा था? सबसे पहले अवध के नवाब को भी आजा भाई तू आ। उसने कहा जीजा अपना बोली, गलती होगी। कहा गलती होगी तो हो गई, लेकिन आज के बाद अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी तेरे किले में रहेगी, उसका पूरा भरण पोषण तू ही करेगा, पेमेंट भी तू ही देगा, कंपनी के लिए काम करेगी, पूरा का पूरा सिस्टम तू ही करेगा। और तेरी वजह से देखो इस किले का नुकसान हुआ है, तो इसलिए किले की क्षतिपूर्ति के लिए उसने 60 करोड़ रुपए लिए थे। गुरुजी इतना पैसा? हाँ, 60 करोड़ रुपए। उसमें 60 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा थे, आज भी ज्यादा है। 1 करोड़ मिल जाए ना तो जिंदगी पार है। इतना कर देगी कि साथ उसने कमा करके खाएगी। मतलब इतने अभद्र तरीके से टैक्स लगा दिए थे, क्षतिपूर्ति के लिए सारे पैसे ले लिए थे, चले गए थे। अभी इतने दिन तो नवाब थे, अब क्या बन गए थे? दीवान बन गए थे। अब बचे थे हमारे शाह आलम जी। शाह आलम को बोला भाई साहब आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। देखो वैसे तो अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा छीन करके इनको दे दिया था। किसको? दिल्ली के नवाब को। दिल्ली के नवाब से कुछ तक ले लिए थे। बहुत सारी बातें हुई थी, वो उन बातों में हम नहीं जाएंगे। अभी 1 घंटा लग जाएगा पूरी इलाहाबाद की संधि पढ़ाने के। बस इतना देख लेना, भारतीय इतिहास की, यदि भारतीय इतिहास में दास्तां की कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। दास्तां की कहानी का आरंभ हमने यही से गुलामी स्वीकार कर ली थी। काश उस दिन हमारी जीत हो जाती ना, तो आज अंग्रेज आते ही नहीं। अब अंग्रेज उस दिन आए थे, इसलिए 250 साल अंग्रेजों ने राज कर लिया था। तो भारतीय इतिहास की दास्तां की कहानी यदि कहीं से प्रारंभ होती है तो इसी संधि की वजह से होती है। काश उस दिन हम होते तो साले अंग्रेजों को इतना पीट पीट निकालते कि अपनी जिंदगी में याद रखते, लेकिन हम थे नहीं,
यही हमारी कमी थी। लेकिन फिर भी देखो दुर्भाग्य था हमारा कि हमें अंग्रेजों के शासनकाल में जाना था। शाह आलम को बोला कि देखो बहुत सारे कड़ा ले लिए थे, फिर शाह आलम को कड़ा दे दिया था। यहीं से एक शुरुआत हुई थी पीरवी परस की। किसकी? पीरवी परस, टेंशन। और इसी पीरवी परस को खत्म कौन करेगी? इंदिरा गांधी करेगी। कौन करेगी? इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीरवी परस का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और पीरवी परस को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे जाकर के पीरवी परस को समाप्त करेगी इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी की शासनकाल आएगा, जब इंदिरा गांधी जगत गुरु की खुदवाई करवाएगी, जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगवाएगी, जब इंदिरा गांधी न्यायालय की शक्तियों को छीनेगी। इतना बड़ा धपाल किया था इंदिरा गांधी ने। तब पीरवी परस हटाई थी किसने? इंदिरा गांधी ने। लागू लॉर्ड क्लाइव ने की थी। सबसे पहले शाह आलम को कुछ पैसे देकर के पेंशन दे दी जाएगी, आप पेंशन पर मौज करो, लेकिन राज करेंगे हम। अब देखो यहां से धीरे 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 कंपनी ने अपना प्रारंभ स्टार्ट कर दिया था। अब देखो अभी हमने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी सर? बंगाल की। बंगाल पर अब व्यापारिक रूप से किस पर है भाई? व्यापार तो करना था, व्यापारिक और प्लस में राजनीतिक, प्लस में राजनीतिक दोनों अधिकार किसके हो गए थे? कंपनी के हो गए थे। अब बताओ धीरे धीरे बंगाल, बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद अवध, यानी जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत उसको पूरा का पूरा, दक्षिण और पश्चिमी पूर्वी भारत को पूरा का पूरा घेरने का काम करेगी। ऐसे चलेगी देखो कंपनी, कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी यहां से लगभग, क्योंकि यही एरिया है भाई सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, इस एरिया में करेगी क्या? यहाँ पर तो सबसे ज्यादा काल और दौरे देती है, यहाँ पर तो कंपनी पहुंचती नहीं, कंपनी इस एरिया को करेगी। इस एरिया के अंदर कंपनी अपना पूरा का पूरा व्यापारिक और प्लस के अंदर राजनीतिक अधिकार जमाना कर देगी स्टार्ट। अब देखो कितना मोटा फंडा हो रहा है। इस फंडे का कंपनी के मालिक कोई पता नहीं था। कंपनी का मालिक कौन? कंपनी का मालिक ब्रिटेन, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ठीक ना? ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको भी पता नहीं कि हमारी कंपनी उतने गुल खिला रही है। अब धीरे धीरे करते देखो यहां पर मतलब, अब देखो भाई सीधी सी बात है, बिना मालिक के यदि कोई व्यवसाय चल रहा है ना, मालिक को पता ही नहीं है, तो नौकर तो खाएंगे कहेंगे। भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था कंपनी में। हम बात करें सन 1765 की, सन 1765 से लेकर के कब तक है? सन 1765 से देखो मैं आपको बताता हूं। बूढ़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि धंधे पर यदि हम खुद बैठेंगे ना तो ही पैसे कमा पाएंगे, धंधे पर खुद ही बैठना चाहिए। सन 1765 से लेकर के सन 1773 तक, कब तक है? सन 1773 तक अधिकार किसका रहा था? राजनीतिक और प्लस में व्यापारिक, प्लस में व्यापारिक, दोनों अधिकार किसके पास थे? कंपनी के पास थे। हालांकि कंपनी देखो व्यापारिक, राजनीति का नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत राजनीति थी, लेकिन राजनीति डॉक्यूमेंटों के आधार पर नहीं थी। अब कंपनी ने इन 20-25 सालों के अंदर इन 70-80-90 सालों के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार उत्पन्न किया था। क्या उत्पन्न किया था? भ्रष्टाचार। जितने पैसे आए, जैसे मान लो लाख रुपए की सेल हुई है, लाख रुपए कमाए, और उन्होंने सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को यानी बीएस को बोल दिया कि भाई साहब हमने तो मात्र 60,000 रुपए कमाए, 40,000 रुपए कर्मचारी अपने पॉकेट के अंदर काला धन जमा रहे। पता नहीं चला कंपनी को, नहीं चला। थोड़े दिनों के बाद पता चल गया था ब्रिटिश संसद को, और ब्रिटिश संसद ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी कंपनी हमसे धोखा कर रही है, बेवफा है। बेवफा पर काबू पाने के लिए आपको पता है हमें बेवफा को कंट्रोल भी करना पड़ता है। इसीलिए ब्रिटिश संसद को अब कंपनी का भ्रष्टाचार रोकना था, तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए इन्होंने कंपनी पर लगा दिया था रूल, और जिसको हम कहते हैं पहली बार लगाया था सन 1773 के अंदर, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। याद आया कुछ? कुछ याद आया आपको? रेगुलेटिंग एक्ट है क्या? चलो, सन 1773 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया गया था जिसको हम कहते हैं सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट मुझे ये क्या है रेगुलेटिंग एक्ट समझने की कोशिश करो। 57 से लेकर के कब तक? सन 1757 से, प्लासी के युद्ध से लेकर के
सन 1773 तक कंपनी अपने मजेदार तरीके से ढूंढ रही थी, खा रही थी। सॉरी, सन 1764 से, हाँ 1757। ये जो 20-25 साल की कंपनी आराम से मजे कर रही थी। कंपनी ने कहा चलो ठीक है भाई, हमारे मालिक को तो पता है नहीं, और जितना खा सकते हैं खा लो, ठीक है ना। पोल मारवाड़ी में कहा होता है, पोल में ढोल बजाने को काम स्टार्ट कर दिया। इस बात का पता जैसे ब्रिटिश संसद को चला, ब्रिटिश संसद ने इस पर बागडोर करने के लिए, यानी कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एक्ट पारित कर दिया था, और उस एक्ट को हम क्या कहते हैं, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एग्जाम में स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा, कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा एक्ट पारित किया गया था, सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो स्पष्ट रूप से लिख लेना भाई, लिखना चाहते हो तो सन 1773 यानी कंपनी पर या फिर सीधा सा लिख दो, कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। यही आपके, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेटर रहेगा, और जो लैंग्वेज पूछी जाती है वही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक्ट पारित किया गया था। पहला एक्ट कौन सा था, पहला एक्ट। देखो, इतने दिन तो कंपनी के पास ओनली फॉर व्यापारिक अधिकार थे। कौन से थे, व्यापारिक अधिकार, दस्तावेज के आधार पर। अब कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार भी आ गए थे, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई यदि आप अवध के राजा महाराजा को आपने उठा ही दिया तो एक काम करो, भारत की राजनीतिक अधिकार ले लो। यहां पर अब इनके पास राजनीतिक अधिकार और आ जाएगा, राजनीतिक अधिकार। अब सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कंपनी के पास व्यापार और भारत की राजनीति दोनों के अधिकार आ चुके थे। अब एक चीज आप यहां से नोट कर लो ताकि आपको आगे समझ में आ जाए क्या चीज लिखना चाहते हैं सर। देखो, राजनीतिक अधिकार कंपनी के पास कब आए थे, सन 1773 के अंदर। तो देखो यहां थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिख लेना, राजनीतिक अधिकार सन 1773 से लेकर के चलेंगे 1858 तक। कब तक चलेंगे, 1858, और 1858 के अंदर वापस भारत की राजनीति पर अधिकार आ जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। चर्चा करेंगे कैसे गवर्नमेंट का अधिकार आया था, तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो व्यापारिक अधिकार आ गया, राजनीतिक अधिकार आ गया। अब कंपनी मजे में काम कर रही है, लेकिन लूट फूट तो इनकी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा कंपनी को मात्र 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए राजनीतिक अधिकार दिया गया था, राजनीतिक अधिकार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, आप एक बार 20 सालों के लिए काम करो। यदि आप 20 साल के अंदर सही ढंग से काम कर पाओगे तो आपका राजनीतिक अधिकार बरकरार रहेगा, वरना बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमने कहा बढ़िया बात है। 1773 आ जाओ आगे। अब मुझे एक बात बताओ, सन 1773 के अंदर हुआ था, तो देखो इसको हम कहते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट के अंदर चलो मुझे देखो, सन 1773 में हुआ था, इसका मतलब इसमें 20 जोड़ दो, 93 में खत्म होना चाहिए। 93 के बाद 20 साल का और दे दिया गया था, तो 93 के अंदर देखें तो 1813 के अंदर खत्म होना चाहिए। 1813 के अंदर 20 साल और बढ़ा दिए थे, अब हो जाएगा 1833 के अंदर। 1833 में 20 और बढ़ा दिए गए थे, 1853। 1853 के अंदर बढ़ाया जरूर गया था, लेकिन कितने समय तक बढ़ाया गया था, समय निर्धारित नहीं दिया गया था। क्यों सर? 20-20 साल की 4 बार इनको चार्टर एक्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक अधिकार कंपनी को दे दिए गए थे। चलते 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 20 साल और हुए कि भाई साहब हमें 20 साल का मौका और दो। ऐसे ऐसे करते बात 53 तक पहुंच गई थी। 53 के अंदर इन्होंने कहा 20 साल और तो मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि कंपनी की शिकायत आने लगी थी। कंपनी कभी टैक्स ज्यादा लगाती है, कभी किसानों को परेशान करती है, कभी राजा महाराजा के लिए कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी भूमि बंदोबस्त लगाती है, तो कभी राजनीतिक कर बढ़ा देती है, कभी राजा महाराजा की गोद प्रथा पर निषेध लगा देती है। ब्रिटिश संसद ने कहा ये बात गलत है, फूल पांखड़े फेंक करके छोड़ देंगे, कहीं बहिष्कार उत्पन्न न हो जाए।
लेकिन फिर भी 1853 के अंदर कंपनी ने एक बार वापस पैर पकड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो कहा चलो ठीक है हम देते, लेकिन इस बार टाइम नहीं देंगे, क्या पता आपको लफड़ा खड़ा कर दो, तो इसलिए हम टाइम नहीं देंगे। तो 1853 के एक्ट में टाइम नहीं दिया गया था, वह कितने साल कंपनी शासन करेगी। अब कंपनी ने क्या किया, 1857 के अंदर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हमने 1857 की क्रांति कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ की थी, ये भी ध्यान में रखना ना। 1857 की जो ये क्रांति की थी, क्रांति के स्वरूप 1858 के अंदर, कब है 1858 के अंदर एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था, चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार अब कंपनी को यानी BEIC को एक ही बात बोली गई थी कि भाई साहब आप ओनली फॉर अब व्यापार कर सकते हो, क्या कर सकते हो, व्यापार। अब आप राजनीति नहीं कर सकते, यानी राजनीति के अधिकार यहां से समाप्त कर दिए गए थे। तो यहां थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्या बात याद रखोगे, सन 1757 रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर तो राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, 1858 की रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर राजनीतिक अधिकार बरकरार थे, सॉरी व्यापारिक अधिकार बरकरार थे, राजनीतिक अधिकार छीन लिए थे कंपनी से। तो फिर अब भारत की जो बागडोर कौन संभालेगी, खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट संभालेगी, यानी ब्रिटिश सरकार खुद संभालेगी। कौन संभालेगी, ब्रिटिश सरकार खुद संभालेगी। अब भारत पर जो अधिकार आ गया था वो किसका आ गया था, ब्रिटिश सरकार का अधिकार आ गया था। क्या बात याद रखनी है, मैं एक बार उन्हें समझाता हूं। देखो सन 1757 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का, मैंने समझा दिया। प्लासी के युद्ध के स्वरूप ही, प्लासी के युद्ध के स्वरूप ही कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का। कब हुआ था सर, सन 1764 के अंदर। प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारण ही एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी, सन 1765 के अंदर, 64-65 के अंदर हुई थी। 65 के बाद कंपनी पर बागडोर पाने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जिसका जो कब किया गया था, सन 1773 के अंदर। और 73 से लेकर के 53 तक, 1853 तक 20-20 सालों के लिए इनको क्या दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे। कितनी बार दिए गए थे, 4 बार। लेकिन 53 वाले चार्टर एक्ट के अंदर कंपनी को टाइम नहीं दिया गया था कि भाई कंपनी कितने साल तक भारत के अंदर अधिकार करेगी। और इसी स्वरूप 4-5 साल के बाद 1857 की क्रांति कर दी थी। 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 के एक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सन 1858 के एक्ट के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, BEI से पॉलिटिकल अधिकार छीन लिए गए थे, पॉलिटिकल अथॉरिटी छीन ली गई थी। अब ओनली फॉर व्यापार करेगी, क्या करेगी, व्यापार। और भारत पर एक नई सत्ता काम करनी स्टार्ट कर देगी जिसका नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट। BG भी आ सकता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी आ सकता है, या फिर ब्रिटिश संसद भी आ सकता है। क्या आ सकता है, ब्रिटिश संसद। अब इतनी सी राम कहानी को समझाने के लिए मुझे आपको इतना टाइम देना पड़ा, क्योंकि यदि आपकी नींव मजबूत है तो आप आराम से पॉलिटिकल समझ सकते हैं। प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, ये बातें भी अक्सर पूछी जाती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग चर्चा करेंगे जब इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब भी चर्चा करेंगे, जब मैं राजवंश वगैरह स्टार्ट करूंगा तब। अब 1858 के अंदर भारत पर किसका अधिकार हो गया था, भारत पर अधिकार, यहां से बात पूछी जाती है। लेकिन इसी समय भारत पर अधिकार दो प्रकार के से, एक तो व्यापारिक अधिकार, इसका अधिकार व्यापारिक अधिकार, और एक कौन सा था, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार किसका है, अभी तक BEIC का है और जिंदगी भर BEIC का ही चलेगा। लेकिन राजनीतिक अधिकार भारत की जो सत्ता है वो किसके हाथों में चलेगी थी, BP के पास, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, या फिर मैं कहूं तो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद के हाथों में चलेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, कमेंट करके जल्दी से बता दो कि हाँ सर हमारे आपकी ये जो बात है वो समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा कहाँ सर, भर्तियाँ आ चुकी है, नया कैलेंडर जारी हो चुका है, तो आप एक बार नया कैलेंडर भी देख लेना। शानदार तरीके से मैंने डाल रखा है नया कैलेंडर, बड़ा अच्छा कैलेंडर है, बहुत सारी बातें पूछी गई इस कैलेंडर, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आई नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी है। आगे चर्चा करें फिर। अब देखो, अब कंपनी अपना क्या करेगी, अधिकार जमाती रहेगी, वो लड़ती रहेगी, गोद निषेध वगैरह, वो बातें आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। धीरे धीरे बात आती है 1935 की।
1935 के अंतर्गत हमने इतना परेशान किया था कंपनी को। अब धीरे धीरे भाई हम मेच्योर हो चुके थे। मेच्योर होने का मतलब क्या है, बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे, घर वालों ने शादी कर दी थी। वो मेच्योरिटी नहीं आई थी हमें, वो तो हमारे पूर्वजों ने कर दी थी। 12 साल के अंदर शादी, 15 साल के अंदर पापा बन गए, मम्मी बन गई, 13-13 साल की औरतें। वो मेच्योरिटी एक अलग चीज है। यहाँ मेच्योरिटी हमने क्या कर दिया था कि भाई थोड़ा सा याद करो आप, लगभग आप पढ़ोगे प्रत्येक राज्य के अंदर किसान आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। 1857 की क्रांति हो चुकी थी, गांधी जी मैदान में आ गए थे। राहुल गांधी नहीं, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो ऐसे करके लोगों ने कंपनी का अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? ब्रिटिश कंपनी यदि कोई भी बख्तरा खड़ा करे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको संभाल लेती थी। मिली भगत हो गई। 1935 से पहले हमने क्या किया था, अब 1935 के अंदर हमारी एक मांग थी, हमें आजादी दो। लेकिन बड़ी मूर्खता की बात है, हमें आजादी का मतलब नहीं था। 1935 से पहले कंपनी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति स्टार्ट कर दी थी, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे वो अंग्रेजी में बनेंगे। क्यों कर दी थी? इसके पीछे प्रमुख कारण कौन सा था? अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारे काले गोरे पैदा हो जाए, ब्लैक डॉग पैदा हो जाए, यानी हम लोग क्या करेंगे, इन हिंदुस्तानी को इंग्लिश सिखाएंगे ताकि आगे आगे जैसे मेरा व्यापार बढ़ेगा, जैसे इंडिया के अंदर हमारी सत्ता होगी ना, तो ये अंग्रेजी सीख जाएंगे तो हमारे दफ्तरों में काम करेंगे कम पैसों पर। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अपना दी थी। राजा महाराजाओं को हटाना स्टार्ट कर दिया था। भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। कैसे हो जी? वाई दिस, मान लो ये इंडिया है, इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए। सर ऐसे किए थे क्या? ऐसे नहीं किए थे, उन्होंने सारे ढंग से किए थे। ऐसे किए थे जैसे मान लो भाई ये इंडिया आ गई, इन्होंने इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े का मतलब है इंडिया 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो हम कहते हैं अंग्रेजी भारत। कौन सा भारत है? अंग्रेजी भारत। और एक को हम कहते हैं देसी रियासत है। पढ़ाऊंगा मैं देसी, ये ध्यान रख लेना, जब हम संविधान सभा निर्माण करेंगे तब मैं बताऊंगा देसी रियासत है, अंग्रेजी भारत क्या है। तो गुरुजी के हुए वहां को, इनका मैटर ये हो गया, अंग्रेजी भारत पर तो किसका अधिकार हो गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया था। अंग्रेजी भारत पर, अंग्रेज देसी रियासतों पर अभी तक अधिकार था राजा महाराजाओं का, राजा या फिर महाराजाओं का। बढ़िया बात है ना गुरुजी, राजा महाराजाओं का अधिकार था राजा महाराजाओं का, नाम मात्र का अधिकार था। कुछ ही शक्तियां राजा महाराजाओं के पास थी, लेकिन अब छोटा मोटा काम है, जैसे मान लो कोई राज्य के अंदर एक पानी की बावड़ी बनानी है, तो उसके लिए अंग्रेजों को थोड़ी तंग करेंगे, वो राजा महाराजा कर सकता था। लेकिन किसको राजगद्दी पर बैठाना है, कितना टैक्स लेना है, वो सारा का सारा अंग्रेजों के हाथ में था। तो अंग्रेज भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 1935 पर हमारी एक ही मांग थी 1935 के अंदर कि सर हमें चाहिए आजादी। लेकिन उस समय हमारे पास आजादी शब्द का मतलब नहीं पता था। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू आएंगे तब वो समझाएंगे आजादी किसे कहते हैं। लेकिन 1935 तक हमारे पास ओनली फॉर एक ही चीज थी, आजादी। मतलब आप हमें हमारी शिक्षा दे दो, हमारे राजा महाराजाओं को काम करना स्टार्ट करवा दो, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने आजादी वर्ड का, आजादी शब्द का मतलब समझा था। ये नहीं था कि आप भाग जाओ यहाँ से, भागने की तो बात 1935 में की नहीं थी, और गलत है यदि आपने पढ़ाया तो। इसकी संज्ञा दी गई थी इस भारत शासन अधिनियम को 1935 के। रोते हुए बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाना, कैसे गुरुजी? अब घर के अंदर कोई बच्चा मान लो कोई बड़ी वाली बस देख ले, रा करके बोल दे कि पापा बस चाहिए, दिला दोगे? 60 लाख रुपया लगे। एक 2 साल के टिकर के वास्ते थे, बस दिला दो। वो 10 मिनट के अंदर बस में बैठेगा, बैठने के बाद कहेगा नहीं चाहिए, फिर पापा तो गए ना 60 लाख के नीचे। फिर हमको बेटा टॉफी दिलाता हूँ, तू थोड़ा बड़ा हो जा, उसके बाद मैं तेरे को गाड़ी दिलाऊंगा। तो रोते हुए बच्चे को टॉफी दिलाने का मतलब है यही था। सर कैसे? अब देखो, अभी हमने क्या किया, अंग्रेजों की करतूतों की वजह से अंग्रेज की ये कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भागों में डिवाइड हो गया। अंग्रेजों ने कहा इसको 1 कर दो, इसको क्या कर दो? 1 कर दो। अब देखो शासन सत्ता कितने भागों में चल रही है? इस समय सत्ता चल रही है 2 भागों में। शासन की बागडोर कितने भागों में चल रही है? एक अंग्रेज चला रहे, एक देसी रियासतें चला रहे, यानी दोहरी शासन प्रणाली है। कौन सी है? दोहरी शासन प्रणाली। सेंटर ये कहलाएगा, ये प्रांत कहलाएंगे, रियासतें प्रांत कहलाएंगी। अंग्रेजों का शासन को 1 कर दो।
सबको एक करेंगे और कुछ क्या करेंगे, जैसे मान लो भाई कुछ पद है ना, वो पद दे देंगे भारत वालों को, ताकि भारत वालों को पता चल जाएगा और भारत वाले बोलेंगे कि हाँ 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 हमें भी आजादी मिल गई है। इस हमारी बात को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो एक्ट पारित किया था उसका नाम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। सर इस अधिनियम के आधार पर क्या बातें कहना चाहते हो आप लोग, मैं बताऊं। देखो था 1935 भारत शासन अधिनियम की पूरी राम कहानी कैसे। सर देखो, सबसे पहले नए भारत का निर्माण, नया भारत, अंग्रेजों का एक नया भारत बनाएंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ना कि अखंड भारत के निर्माण, तो अंग्रेजों ने जो घोषणा की थी अखंड भारत का, नया भारत मतलब अखंड भारत, अखंड भारत। दोहरी शासन प्रणाली को खत्म करना, दोहरी शासन प्रणाली को खत्म करना, दोहरी शासन प्रणाली को खत्म करके एकल शासन प्रणाली लागू करना, एकल शासन प्रणाली लागू करना। कैसे गुरु जी, पर दोहरी को खत्म कर दो, एकल को लागू कर दो। अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम ये काम करेंगे, सीधी सी बात यही है कि बड़े बड़े पदों पर तो अंग्रेजों को नियुक्त कर देंगे और छोटे छोटे पदों पर भारत वालों को नियुक्त कर देंगे। रहना तो भारत अंडर में ही है, और इसे यहाँ के लोगों को लगेगा कि भाई हाँ आज़ादी मिल चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि भाई एकल, यदि मान लो एकल शासन प्रणाली हमें लागू करनी है तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा एक सरकार बनानी पड़ेगी, एक सरकार बनानी पड़ेगी तो फिर वो लड़ेगी शासकों की तरह, कौन सा काम कौन करेगा। इन्होंने कहा नहीं, हम विश्व में बंटवारा कर देते। तो 1935 के अंदर सबसे पहले विश्व का बंटवारा किया गया था। विश्व का बंटवारा कैसे मुझे, विश्व का बंटवारा विश्व को 3 सूची में शामिल कर दिया गया था। भाई एकल, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी हमारी एकल सरकार है, ठीक है ना। विश्व का बंटवारा मतलब एक तो कर दिया था समवर्ती सूची, समवर्ती मत बोलो पहले आप, पहले पढ़ो संघ सूची। कौन सी सूची, संघ सूची, जिसको हम कहते हैं केंद्र सूची, केंद्रीय सूची। देखो जैसे अभी हम जिस केंद्र बोल रहे हैं ना, पहले उसको संघ बोला जाता था। उसके बाद एक प्रांत की सूची, जैसे अभी मान लो राज्य है ना, राज्य, उनको पहले प्रांत बोला जाता था। तो गुरुजी प्रांत मतलब राज्य, वर्तमान के अंदर जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची। उसके बाद समवर्ती सूची, ठीक है। 3, एक चौथी और लागू की थी जिसको हम कहेंगे अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची, अवशिष्ट सूची। कैसे सर, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी जब हम पढ़ेंगे ना भारत का संविधान तब मैं बता दूंगा भारत के सत्र में। देखो संघ सूची मतलब पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का रहेगा राज। प्रांतीय सूची यानी राजा, जितने भी हम जैसे मान लो अभी ये हमारे सीएम वगैरह है, तो जितने भी प्रांत पढ़ेंगे वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दोनों एक साथ में काम करेगी तो समवर्ती सूची कहलाएगी। अब जैसे मान लो कोई नया विषय जो ना तो संघ में है और ना ही प्रांत के अंदर, वो विषय कौन सा कहलाएगा, अवशिष्ट सूची में, ठीक है। लेकिन सर इस पर अधिकार किसका हो जाएगा, जैसे वर्तमान के अंदर हमारे किन का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का, उसमें गवर्नर जनरल जीजी साहब का हो जाएगा। इस पर मात्र गवर्नर और जनरल ही बढ़ा सकता है कि भाई ये संघ सूची में रखना है, अवशिष्ट सूची में रखना है, किस सूची में रखना है, वो बात की बात देखी जाएगी। तो इस प्रकार से 4 सूची को डिवाइड कर दिया था 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर। एक नए भारत की घोषणा कर दी थी, ठीक है ना। एक नया संघ बनाया था जिसका नाम आता है अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। अब इन्होंने कहा कि इसका सचिव आप किसी भारतीय को रख दो। इसका सचिव कौन सा कहलाएगा, भारतीय को रख दिया गया था। किसको रख दिया गया था, भारतीय को। अब कैसे सर, अखिल भारतीय संघ सूची का जो सचिव है वो किससे जाकर के संपर्क करेगा, गवर्नर जनरल से। इसका मतलब है यदि मान लो अब भारत की जनता को कोई भी प्रॉब्लम है, उनके दिमाग में कोई भी इश्यू है, उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी झंझट है, वो अखिल भारत के सचिव को जाकर के संपर्क करें। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है या नहीं है। ऐसे करके पूरा का पूरा फंडा तैयार किया गया था उस समय ये, ठीक है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना कैसे पूछी। अब पहले तो न्याय करना था तो हमारे राजा महाराजा थे,
अब राजा महाराजा भी इसके चपेट में आ गए। अब राजा महाराजा की कोई प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएंगे? राजा महाराजा की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सीधा सिंह न्यायालय में जाएंगे, दिल्ली। पहले तो इसको कोलकाता में खोला गया था। देखो एक चीज और ध्यान में रख लेना, संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर। इसका पहले मुख्यालय था कोलकाता। कोलकाता से बाद में इसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां कर दिया गया था? दिल्ली। संघ न्यायालय की स्थापना, अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारत वालों के लिए एक बड़ा संघ बना दिया गया था। संघ न्यायालय की स्थापना करती थी। और लोगों ने कहा यार अंग्रेज पिघल चुके हैं, जज्बात पलट गए अंग्रेजों के, अंग्रेजों ने हमारे लिए की, मतलब बहुत सारी बातें मैं आपको पूरा नहीं बता सकता। मैं 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर मैं आपको बता दूंगा, कभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कम से कम 1.5 घंटे का टॉपिक है। और मैं आपको संविधान तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नॉर्मल इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भी पूरा का पूरा नया भारत। अब जहां हम राजा महाराजा के टैक्सों पर जिया करते थे, जहां मान लो बंगाल का राजा अलग लगे, बिहार का राजा अलग लगे, अब पूरे के पूरे राजा एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हो गई थी, देशी रियासतों के राजा महाराजा ने मना कर दिया था कि भाड़े में जाए आपका ये नया भारत, हमें इस नए भारत से कोई लेना देना नहीं है, हम इस नए भारत में नहीं आएंगे। अब जब देशी रियासतें नहीं आएगी तो क्या ये नया भारत बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन देखो, आ जाओ, आज भी अखिल भारतीय संघ जीवित है भारत के संविधान में, आज भी चारों सूचियां जीवित है, आज भी ये संघीय न्यायालय जिसको हम कहते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जीवित है। ये बातें हमने कहां से ली है? हमारे संविधान में 1935, इसलिए उसको कहा जाता है भारत का मिनी संविधान। यदि आपसे पूछ लिया जाए ना कि भारत का मिनी संविधान किसको कहा जाता है, तो भारत का मिनी संविधान 1935 भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। 1935 के बाद बात करते हैं 1947 की। 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारत आजादी अधिनियम। 1947 के अंदर अंग्रेजी सरकार ने कहा था कि भाई अब भारत आजाद हो गया है। लेकिन सर इस 1947 का मतलब क्या है? संविधान सभा पर चर्चा करेंगे, तब हम विद्युत रूप से कैसे आजादी करवाई थी ये हम चर्चा कर लेंगे। अब देखो, 1947 के अंदर भारत आजाद हो गया था। भारत क्या हो गया था? आजाद। लेकिन उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत के 2 टुकड़े हो गए थे। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। भारत आजाद प्लस भारत का विभाजन, भारत का विभाजन दोनों हुए थे। भारत आजाद भी हुआ था और भारत का विभाजन भी हुआ था। विभाजन कैसे गुरुजी? इंडिया से एक अलग पार्ट हो गया था पाकिस्तान, तो इधर तो हमारा भारत आ जाएगा और इधर आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, दोनों अलग हो गए थे। अब जब दोनों अलग हुए थे ना, तब क्या हुआ था? अब जैसे दोनों अलग हुए ना, तो दोनों अलग हुए थे, उन्होंने कहा भाई चलो बात से ये पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। लेकिन ये दोनों देश चलेंगे कैसे? इनको चलाने के लिए कोई ना कोई तो राइटर होना चाहिए, कोई ना कोई तो बुक होनी चाहिए। वो किस आधार पर चलेंगे? यानी ये अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलाएंगे? क्यों गुरुजी? अरे भाई हमारी शासन व्यवस्था किसमें? हमारे संविधान में है। किसमें? संविधान के अंदर। क्या हमने अपना संविधान लिख दिया था? नहीं लिखा था। हमने अपना संविधान नहीं लिखा था इस समय ना, हमारी कुछ सरकारें थी। आम चुनाव भी 1952-53 के अंदर शामिल, प्रथम आम चुनाव भी 1952 के अंदर, प्रथम आम चुनाव भी 1952 के अंदर संपन्न हुए थे। तो हमने अपना संविधान थोड़ी लिखा था? नहीं लिखा था। अब कौन चलाएगा? नेहरू चलाएगा? गांधी चलाएंगे? कौन चलाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाएंगे? कौन चलाएंगे? तब ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था 1947 अधिनियम के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। बेटर बात है, एक नंबर। दोनों देशों की यदि शासन व्यवस्था चलानी है तो आपको एक बार 1935 के आधार पर चलानी पड़ेगी। काइंड इंफॉर्मेशन नॉट एट दिस पॉइंट कि यदि आपको मान लो अपनी शासन व्यवस्था चलानी है तो इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आपके पास जो संविधान है वो 1935 का है। 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर जब तक आपका नया संविधान नहीं बनेगा, जब तक आपकी नई सरकारें नहीं बढ़ेगी, जब तक नई रूप से आपकी शासन प्रणाली लागू नहीं होगी दोनों देश, तब तक दोनों देश 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही चलेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है 1947 की। तो इस प्रकार से हमने गुलामी अधिकार की थी, ठीक है ना।
अमरदास की कहानी स्टार्ट हुई थी और धीरे 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 करते हम 1947 के अंदर क्या हो चुके थे, आजाद हो चुके थे। ठीक है, और फिर हमने हमारी संविधान सभा का गठन किया था, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, कौन से शामिल हुए थे, किस प्रकार से आंकड़ा रखा गया था, किस प्रकार से चुनाव हुए थे, संविधान सभा की बैठकें कौन सी थी, अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष किस प्रकार से नियुक्त किए गए थे, किस प्रकार से प्रांतों को शामिल किया गया था, किस प्रकार से भारत के अंदर किस प्रकार से भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमने भारत को बनाया था, किस प्रकार से हमने संविधान को लागू किया था, किसने पहले साइन किया था, किसने आखिरी साइन किया था, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कितने अंग्रेज थे, उन सब पर विविध रूप से हम चर्चा करेंगे। क्या तो कल हमारा संविधान का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान सभा का गठन। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।